राज से छुटकारा मिला, इस बात को बार बार बोलकर आप बच नहीं सकते हैं कि आपने जंगल राज से छुटकारा दिया, तो आप कौन सा राज हमको दिए? जंगल राज के बाद आप राम राज दे दिए, क्या दे दिए? वो जो भी उपलब्धि गिना रहे हैं वो बेशक कागज पर है, सारा कागज पर है कि वो हो गया, काम हो गया, सब हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर आप जाकर देखेंगे तो पीएचसी की हालत वही है। बताइए कि जो 3 आदमी वो खुद लड़ रहे हैं, जो हर एक सरकार के पार्ट रहे हैं, वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। हमारा वोट तो इंटैक्ट है, हमारा वोट कहाँ गया है? अब लोग का रुझान महागठबंधन की ओर है। इस बार बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं, विकास के लिए लोग वोट करना चाहते हैं, लोग त्रस्त हैं वर्तमान सरकार से। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। ऐसे में जितने भी पार्टी हैं वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर दिया। बिहार महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे लालगंज विधानसभा सीट से राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह। बहुत बहुत बधाई सर, कांग्रेस ने आपके ऊपर दायित्व दिया है कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र को फतह करिए। कितनी तैयारी है आपकी? पहले तो मैं अपने पार्टी से नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मुझे महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, अपने सभी पार्टी सीनियर लीडर्स को, कि उन्होंने मुझ पर आस्था और भरोसा जताया है। और लालगंज की जहां तक सवाल है, लालगंज पारंपरिक रूप से मेरे पूरे परिवार से ये भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ा हुआ है ये क्षेत्र पूरा, इसलिए कि इसके पहले हमारी दादी जो थी वो 2 टर्म सांसद रह चुकी हैं वैशाली की, श्रीमती किशोरी सिन्हा जी, जिन्होंने अपने उस दरमियान इलेक्शन के दरमियान उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि मैं जीतूं या हारूं, मैं किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र के लिए विकास करूंगी। और वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था उस समय कि वहाँ के जो बच्चे थे, जो वहाँ के लोग थे, उनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा के लिए काफ़ी दूर मुजफ्फरपुर और वगैरह दूर जाना पड़ता था और जगह। उस दरमियान उस इलेक्शन के कैंपेनिंग के दरमियान उन्होंने कमिट किया था और वो चुनाव जीती। और उसके बाद उन्होंने लगभग 17 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन, अपनी ज़मीन उन्होंने गिफ्ट कर दी कॉलेज के नाम पर, जो उनके दादा के नाम पर ABS कॉलेज के नाम पर आज जाना जाता है, जिसमें लगभग 11,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और 200 लोग वहाँ पर कार्यरत हैं, जो कि लोकल हैं और लालगंज के आसपास के लोग हैं, जिनका परिवार चलता है वहाँ से। और सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की थी कि उनको, और बच्चियों की थी कि जिनको जाना पड़ता था दूर स्कूल में और दूर साइकिल से या बस से, जिसकी सुविधा नहीं थी वहाँ, वो आज के दिन में वो ख़त्म हो गई है कि आज प्रॉब्लम शिक्षा का वहाँ नहीं है। इतना बड़ा कॉलेज है जिसमें लोग वहाँ पढ़ते हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आपको क्षेत्र में पप्पू सिंह के नाम से जाना जाता है। पप्पू जी, ये बताइए कि आपके फैमिली बैकग्राउंड, पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। आपके परदादा मुख्यमंत्री थे बिहार के, दादा उप मुख्यमंत्री थे, दादी सांसद थी वैशाली की। क्या इन सब के प्रभाव है लालगंज में आपके लिए? निश्चित रूप से मेरे जो परदादा थे, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के नाम से उनको जाना जाता था, और उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना काम किया है और उन्होंने जो छाप छोड़ा है, और मेरी दादी या सत्येंद्र बाबू हुए छोटे साहब, या दादी हमारी किशोरी सिन्हा जी, निखिल कुमार जी, श्यामा सिंह जी, सब सांसद रह चुके हैं और अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक बार मौका मिला है लालगंज से चुनाव लड़ने का, और अगर मैं जीतता हूं तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे जो पूर्वज हैं, जो उन्होंने एक छाप छोड़ा है, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और अपनी परंपरा को, जो मेरी पारिवारिक परंपरा है कि जन सेवा, उसको मैं जन जन तक ले जाना चाहूँगा और उसको मैं पूरा करना चाहूँगा कि मैं एक लंबी लकीर और खींचूँ कि लालगंज लोगों के लिए कुछ करके जाऊँगा। आपने कुछ रोड मैप बनाया होगा लालगंज के लिए कि अगर जीतेंगे तो ये सब काम करेंगे जनता के बीच जाने से पहले? जरूर, निश्चित रूप से, क्योंकि आप देखिए लालगंज में जिसने भी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूं कि काम किया या नहीं किया, लेकिन जो भी वहां से लालगंज से चुने गए हैं या विधायक रहे हैं, बेसिक एम्यूनिटी की कमी है वहां आज भी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं पॉजिटिव माइंड से जाना चाहता हूँ उस क्षेत्र में कि मेरा जो सोच है, मेरा सोच है कि आप किसी को दोषी ठहराने से आप अच्छे नहीं हो जाते हैं। आप खुद अपना अच्छा काम करके दिखाएं ताकि लोग आपको कहेंगे कि आपने कोई काम किया है। और मैं उस क्षेत्र में बेसिक कम्युनिटी की मैं बात करूं तो आप ले लीजिए कि वहां पर जल जमाव की समस्या है।
दूसरा क्या है, प्राथमिक विद्यालय उसकी हालत बहुत जर्जर है। सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ पीएचसी हॉस्पिटल है जो उसमें बहुत बुरा हाल है, जिसके लिए मरीजों को हाजीपुर या पटना आना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं लालगंज को बेसिक एम्यूनिटी प्रोवाइड करवाऊं, ताकि लोग वहाँ के बाहर नहीं जा सकें और बाहर उनको नहीं जाना पड़े। तो ये मेरी सोच है। और आगे बहुत सारी समस्या है। एक शारदा लाइब्रेरी है, 1914 में उसकी स्थापना हुई थी, वो आज तक डिजिटल नहीं हो पाया है। मैं उस लाइब्रेरी को चाहता हूँ कि बाकायदा, जिसमें महापुरुष महात्मा गांधी, अनुग्रह बाबू और बहुत लोग वहाँ पर गए थे, उस लाइब्रेरी को विज़िट किए हैं, लेकिन उसको डिजिटलाइज नहीं किया गया है। तो मेरा सोच है कि उसको मैं करूँगा कि अगर मेरे से हो सके मैं बन जाऊँ तो मैं ज़रूर उसको करूँगा कि डिजिटल, और वहाँ के बच्चे, यंगस्टर्स, सबको, यूथ को, सबको उससे लाभान्वित हों, उस लाइब्रेरी से। देश दुनिया के लोग भी परिचित हो सकेंगे लाइब्रेरी। जरूर जरूर। वो ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, 1914 में उसकी स्थापना हुई थी और आज तक उसको बहुत ध्यान नहीं दिया गया उस पर। तो मैं चाहूँगा कि उसके प्रति कुछ काम करके दिखाऊँ, ताकि उसको देश में भी जाने। काठ की वहाँ है बिजनेस, लोग काठ का कारोबार करते हैं, मसाले का कारोबार है, जिसको जो कोई जानता भी नहीं है कि लालगंज में मसाले का कारोबार है, और वहाँ लोग मसाला बनती है और वहाँ से जगह जगह जाती है। मैं चाहूँगा कि उसको राज्य स्तर या इंटरनेशनल स्तर पर उसका जो है सो एक्सपोर्ट हो। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ों को चाहता हूं कि उसको मैं पहले करके ठीक करूं। जब आपका घर अच्छा होगा तभी राज्य अच्छा होगा और तभी देश अच्छा बनेगा। आप बिहार महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लालगंज विधानसभा सीट से। बिहार महागठबंधन का कितना प्रभाव है लालगंज में? देखिए, अभी तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा असर है महागठबंधन का। लोग चाहते हैं कि हमारे जो हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना, और लोगों में बहुत, एक तरह से कहें कि लहर है लोगों में कि भाई इस बार जो वर्तमान सरकार है उसने कोई काम नहीं किया है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, दयनीय है। खास करके वैशाली जिला में आए दिन लूटपाट और मर्डर की घटनाएँ होती हैं, जिस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। इस वजह से लोग में बहुत आक्रोश है। जो आपके प्रवासी थे जो आए थे, उनको अच्छा से ध्यान नहीं दिया गया, उनकी देखभाल ठीक से नहीं की गई, जो फिर वापस लौट गए। अगर यहाँ सुविधा होती, यहाँ रोजगार होता, तो आज प्रवासी जो आए थे बाहर से, उनको आज बिहार छोड़कर दोबारा नहीं जाना पड़ता। इस कोरोना काल में भी वो वापस चले गए। तो ये स्थिति, दयनीय स्थिति बनी है। गांव की तो बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जंगल राज से छुटकारा दिया बिहार को, बहुत काम किया है। देखिए, आप सिर्फ जंगल राज से छुटकारा मिला, इस बात को बार बार बोलकर आप बच नहीं सकते हैं कि आपने जंगल राज से छुटकारा दिया, तो आप कौन सा राज हमको दिए? जंगल राज के बाद आप राम राज दे दिए, क्या दे दिए आपने जंगल, आज वही स्थिति है। आप जो है, आपने सुधार की बात की, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, सुधार हुआ है। लेकिन जो सुधार होना चाहिए था 15 साल, आप अब उनको अपनी 15 साल की उपलब्धियों को गिनाना चाहिए, न कि पिछले 15 साल को दोहराना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज नीतीश कुमार जी को, या जो भी वर्तमान सरकार में एनडीए की सरकार है, उनको चाहिए अपनी उपलब्धि गिनाना कि उन्होंने क्या किया, ग्राउंड स्तर पर क्या है। वो जो भी उपलब्धि गिना रहे हैं वो बेशक कागज पर है, सारा कागज पर है कि वो हो गया, काम हो गया, सब हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप जाकर देखेंगे तो पीएचसी की हालत वही है। ये मेरे, आप खुद अपने विजिट करें, एक पीएचसी, लालगंज के पीएचसी हॉस्पिटल की हालत आप देख लीजिए। आप खुद देखिए जल जमाव की स्थिति क्या है। आप खुद देखिए कि लाइब्रेरी, इतनी ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, उसकी स्थिति क्या है। जो मैं 3-4 छोटी छोटी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मुद्दा वहाँ बहुत होंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं जो बेसिक एम्यूनिटी की बात मैं कर रहा हूँ, जो आम जरे में एक आम आदमी को ज़रूरत है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पुल बना दीजिए, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं हाईवे बना दूंगा, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से चालू कर दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ कि एक आम गरीब आदमी, आम इंसान को हाजीपुर नहीं जाना पड़े, ना पटना आना पड़े उनको। मैं बहुत सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं झूठे सपने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक विधायक का जो लिमिटेशन है, जो विधायक एक बनता है, उसकी जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के दरमियान जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है वहाँ वर्तमान सरकार के समय में। और वहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, आप खुद एक बार जाएं और सर्वे करके देखें कि लालगंज की क्या स्थिति है। आपके सामने लालगंज विधानसभा सीट पर भाजपा से होंगे उम्मीदवार, एनडीए की तरफ से, और लोजपा के भी उम्मीदवार होंगे जो मौजूदा विधायक हैं। किस तरह से फाइट देख रहे हैं इन दोनों आदमी से आप अपना? देखिए, हमको तो लगता है कि मेरे सामने किसी से मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है।
आप देखिए महागठबंधन का वोट इंटैक्ट है, हमारा वोट इंटैक्ट है। महागठबंधन में सारे लोग हमको वोट करेंगे। आज जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं मैं उनको जानता नहीं हूं, और मैं एलजेपी के वर्तमान विधायक रहे थे, वो भी लड़ रहे हैं, बीजेपी भी लड़ रही है, इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं जो उन्हीं के पार्ट हैं, जो जेडीयू के पार्ट रहे हैं। तो आप बताइए कि जो 3 आदमी वो खुद लड़ रहे हैं, जो हर एक सरकार के पार्ट रहे हैं, वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। हमारा वोट तो इंटैक्ट है, हमारा वोट कहाँ गया है? तो आपका वोट इधर उधर नहीं जाएगा? सवाल नहीं पैदा होता है। आप चाहे माइनॉरिटी की बात कर लें, आप दूसरे की बात कर लें, सारे महादलित की बात कर लें, सब लोग का रुझान महागठबंधन की ओर है। इस बार बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं, विकास के लिए लोग वोट करना चाहते हैं, लोग त्रस्त हैं वर्तमान सरकार से। जीत के लिए आप आश्वस्त हैं? मैं निश्चित जीतूंगा, और मैं फिर आपसे अपना जो भी डिमांड है लालगंज के लिए, मैं चाहूँगा कि आपके टीवी के माध्यम से मैं दोबारा उसको बोलूँ और मैं काम कर आपको एक इंटरव्यू दूँ। तो साफ तौर से लालगंज विधानसभा सीट फतह करने के लिए पूरी तरह से पप्पू सिंह तैयार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे चरण में लालगंज विधानसभा सीट पर मतदान होनी है 3 नवंबर को। 10 नवंबर को परिणाम आएगा, तो क्या परिणाम आती है। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज़, लालगंज।